सोहो योंगरो के करीब आता है और अपना पेंडेंट उतार कर योंगरो को पहना देता है। योंगरो उससे कहती भी है कि ये पेंडेंट तो तुम्हें तुम्हारी बहन ने दिया था ना, ताकि तुम सुरक्षित रह सको, तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। तो सोहो योंगरो से कहता है कि इस समय मेरे पास सिर्फ यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा सकता हूँ। अब सोहो की ये बात सुन योंगरो ब्लश करने लगती है। कैफे के अंदर से ग्वांगटी अब भी इन दोनों को ही निहार रहा था। रूममेट 1 भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ग्वांगटी इतने टाइम से क्या देख रहा है। वो जैसे विंडो के पास जाती, योंगरो और सोहो को साथ देख उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। रूममेट ग्वांगटी से पूछती भी है कि कहीं तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया। ग्वांगटी जैसे ही हाँ में जवाब देता है। रूममेट रोते हुए ग्वांगटी से कहती है कि अगर सोहो पकड़ा गया तो उसके साथ मेरे सारे रूममेट्स भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि सोहो को हॉस्टल में छुपाने के पीछे हम सभी का हाथ था। गुस्से में रूममेट ग्वांगटी को धोखेबाज कहकर वहाँ से भाग जाती है और नीचे आकर योंगरो को बताती है कि जल्दी इस जगह पर पुलिस आ जाएंगी, क्योंकि ग्वांगटी ने सोहो को देख लिया है। अब योंगरो जैसे ये बात सुनती वो सोहो को वहाँ से तुरंत भगा देती है। जल्दी पुलिस भी उस स्पॉट पर आ जाती है और ब्लैक टाइगर योंगरो और उसकी रूममेट से पूछता है कि क्या उन्होंने इसी रोड पर एक कोट पहने आदमी को बाइसिकल चलाते हुए देखा है। ब्लैक टाइगर के इस सवाल का वो दोनों ही ना में जवाब देते हैं और वो दोनों उनसे ये भी कहते कि वो इसी रोड पर पिछले 20 मिनट से है। पुलिस को भी उन दोनों की बातों पर यकीन हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि शायद ग्वांगटी ने उनके साथ मजाक किया है या फिर उसे नजर का धोखा हुआ है। उसी रात पुलिस ग्वांगटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से पुलिस स्टेशन बुलाती है और ग्वांगटी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस से झूठ कह देता है कि शायद से उसे भ्रम हुआ था कि उसने सोहो को देखा है। ब्लैक टाइगर को ग्वांगटी की इस बात पर शक होने लगता है, क्योंकि जिस समय ग्वांगटी का कॉल आया उसी समय पुलिस होसू यूनिवर्सिटी के पीछे के माउंटेन को चेक कर रही थी। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि पुलिस को उसी माउंटेन से एक गन मिली थी, तो ब्लैक टाइगर को इस बात पर शक था कि शायद से सोहो ने उसी माउंटेन पर और भी ज्यादा हथियार छुपा रखे है। ब्लैक टाइगर को ग्वांगटी पर शक होने लगता है और वो उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर भी करता है, पर ग्वांगटी अपने जवाब से 1 इंच भी नहीं पलटता है। जब ब्लैक टाइगर से कुछ भी नहीं होता तो वो अपने जूनियर से कहता है कि कुछ भी करके तुम्हें ग्वांगटी से सारी सच्चाई निकलवानी है। अब अपने सीनियर का ऑर्डर सुनने के बाद जूनियर्स ग्वांगटी को मारने भी लगते हैं, पर ग्वांगटी मन ही मन सोचता है कि अगर वो इस बार चुप रह गया तो जरूर रूममेट 1 उसे डेट करने लगेंगी। अपनी इसी सोच के चलते ग्वांगटी पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है और पुलिस उसे टॉर्चर करना कंटिन्यू करती रहती है। ग्वांगटी को रूममेट 1 से प्यार नहीं था, वो बस उसके पापा के पैसों के पीछे पागल था। दूसरी तरफ सोहो अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है, जो कि एक पुरानी इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर था। बेसमेंट में जाने के बाद सोहो को अपने साथी से पता चलता है कि सोहो के दूसरे साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और इसी वजह से उस साथी ने पॉइजन खा लिया। सोहो को जैसे इस बात का पता चलता है उसे अपने साथी के लिए बहुत बुरा लगता है। वही सोहो का पहला साथी जैक, जो कि बेसमेंट में उसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, उसके जरिए एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जैक को नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर की सेक्रेटरी ने यह ऑर्डर दिया था कि अगर उसे सोहो के बर्ताव में थोड़ा सा भी चेंज लगे तो उसे सोहो को वहीं पर मार देना चाहिए। दरअसल पिछले एपिसोड में मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर को चाइना का मिनिस्टर बोल दिया था। अब इस गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। गेटिंग बैक टू द सीन, जैक सोहो पर बारीक नजर रखने की कोशिश करता है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों और इनके कुछ और साथियों का मिशन यही है कि इन्हें प्रोफेसर को किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया पहुंचाना है। थोड़ी देर बाद सोहो जैसे ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है उसे योंगरो की याद आती है, पर सोहो योंगरो को बुलाकर अपने मिशन पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। अगले दिन योंगरो के सभी हॉस्टल फ्रेंड्स उसे सोहो के नाम से टीज करने लगते हैं और योंगरो भी ब्लश करने लगती है। योंगरो की खुशियां बस अभी शुरू ही हुई थी कि उस पर ग्रहण लगाने के लिए रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और योंगरो से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट योंगरो को इंटरोगेट करते हुए सोहो के बारे में सवाल पूछने लगती है कि वो दोनों कैसे मिले और क्या योंगरो ने पहले सोहो को अप्रोच किया। योंगरो को रिसेप्शनिस्ट के इन सवालों से डर तो लग रहा था, पर वो इन सभी का सही से जवाब देती है। अब अपने सवालों का सही से जवाब मिलने के बाद रिसेप्शनिस्ट भी योंगरो को ताना मारते हुए कहती है कि उसके जैसी लड़की को सोहो जैसे लड़के के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। इतना बोलकर रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली जाती है। गुस्से में रिसेप्शनिस्ट एंट्री रजिस्टर चेक करती है और एंट्रीज चेक करने पर उसे पता चलता है कि सोहो ने मेन गेट से तो एंट्री ही नहीं ली थी। अब अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा तेज दौड़ाने पर रिसेप्शनिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि हो सकता है कि सोहो ही वो स्पाई हो जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। रिसेप्शनिस्ट को इस बात पर भी डाउट था कि योंगरो ने इतने दिनों तक सोहो को 4th फ्लोर पर छुपाया होगा। दूसरी तरफ योंगरो के रूममेट्स को इस बात की चिंता थी कि कहीं रिसेप्शनिस्ट को ये बात ना पता चल जाए कि
सोहो ने ओपन हाउस वाले दिन मेन गेट से एंट्री नहीं ली थी। अब सबका टेंशन दूर करने के लिए हायरोंग सबसे कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि हमने इतने समय से सोहो को 4th फ्लोर पर छुपा कर रखा था। हायरोंग जैसे ही ये बात करती योंगरो को याद आता है कि उसने अब तक सोहो के खून वाले कपड़े संभाल कर रखे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉचमैन चुपके से रिसेप्शनिस्ट के ऑफिस से अपने बेटे को कॉल करते हैं और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वॉचमैन का बेटा एक नंबर का जुआरी है और वो गैम्बलिंग करने के लिए हमेशा अपने पापा से पैसे मांगता था। पर इस बार वॉचमैन से जब पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था तो उनका बेटा अपने ऑर्गन्स तक बेचने के लिए तैयार था और वो भी सिर्फ जुए के लिए। वॉचमैन का बेटा उनसे ये भी कहता है कि वो 2 दिन में उनसे मिलने आएगा ताकि वो उनसे पैसे ले सके। इतना कहकर वो फोन रख देता है और वॉचमैन वापस अपने कैबिन में लौट जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद योंगरो वॉचमैन से मिलने आती है और वो उनसे गुजारिश करती है कि वो सिर्फ आज रात के लिए सोहो के कपड़े अपने पास रख ले। वॉचमैन भी खुशी खुशी योंगरो की बात को मान जाते हैं, पर उन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन रिसेप्शनिस्ट सुन लेती है। अपने रूम में वापस लौटने के बाद योंगरो को जब सोहो की याद आने लगती है तो वो सोहो के दिए हुए पेंडेंट को ही उसका साथ समझ लेती है। दूसरी तरफ सोहो अपने उसी साथी का अंतिम संस्कार करता है जिसने जेल में पॉइजन खा के अपनी जान गंवा दी थी। दूसरी तरफ हैना ब्लैक टाइगर के लिए ऑर्किड्स लेकर आई थी। अब इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन से हमें साफ पता चलता है कि हैना ने सीक्रेट एजेंसी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि 6 साल पहले हैना और ब्लैक टाइगर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ब्लैक टाइगर ने तो हैना से शादी तक के वादे किए थे, पर एक दिन अचानक से ब्लैक टाइगर हैना को छोड़कर चला गया, वो भी बिना कुछ बताए। और हैना ने सिर्फ ब्लैक टाइगर को ढूंढने के लिए ही नेशनल सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन की थी ताकि वो ब्लैक टाइगर से जान सके कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो उसे ऐसे छोड़कर चला गया। हैना जब यही सवाल ब्लैक टाइगर से पूछती है तो ब्लैक टाइगर उससे कहता है कि अगर तुमने अपनी इमोशनल रीजंस की वजह से नेशनल सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन की है तो तुम बहुत ही बड़ी इमोशनल फूल हो। ब्लैक टाइगर की ये बात सुन हैना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी काबिलियत ब्लैक टाइगर के सामने प्रूव करने के लिए उससे कहती है कि वो अब से हमेशा प्रोफेसर पर नजर रखेंगी। अब ये प्रोफेसर का क्या सीन है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल करके सोहो के बारे में बताने लगती है, पर उसकी ये बातचीत वार्डन सुन लेती है और वो रिसेप्शनिस्ट के हाथ से फोन लेकर रख देती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर ये मामला है क्या। तो वो वार्डन को सारी बातें बताते हुए कहती है कि रूम 207 की लड़कियों ने पिछले कुछ दिनों से एक नॉर्थ कोरियन स्पाई को 4th फ्लोर पर छुपा कर रखा था। वार्डन रिसेप्शनिस्ट की इन बातों पर यकीन नहीं करती है, पर फिर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि उसके पास इन बातों को प्रूफ करने के लिए सबूत है। जल्दी रिसेप्शनिस्ट वार्डन को वॉचमैन के रूम में ले जाती है और वहाँ से उन दोनों को सोहो के खून वाले कपड़े बरामद होते हैं। अब सच्चाई का पता चलने के बाद वार्डन वॉचमैन को तो डांटती ही है, पर अपने कैबिन में वापस लौटने के बाद वार्डन रिसेप्शनिस्ट से भी कहती है कि अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि रूम 207 की लड़कियों ने स्पाई की मदद नहीं की तो वार्डन को उसके इनाम के पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ वार्डन रिसेप्शनिस्ट से ये भी कहती है कि रूम 207 में जो लड़कियां रहती वो सब तो इस केस से आसानी से बच जाएंगी, पर तुम्हें इस केस से बचाने वाला कोई नहीं होगा और सब चीजों का इंजाम तुम्हारे ऊपर डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वार्डन रिसेप्शनिस्ट को धमकी भी देती है कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहती तो बेहतर यही होगा कि वो चुप रहे। इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें एक और बात पता चलती कि वार्डन ने रिसेप्शनिस्ट को सिर्फ इसलिए हायर किया था क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को वार्डन की पुरानी टीचर ने रेकमेंड किया था। अब रिसेप्शनिस्ट की क्लास लेने के बाद में वार्डन योंगरो और उसकी रूममेट्स को अपने कैबिन में बुलाती है और उनसे सारी सच्चाई पूछती है। तो योंगरो सारी चीजों का ब्लेम अपने सिर पर ले लेती है कि उसने ही अपने रूममेट्स को रिक्वेस्ट की थी कि वो सब लोग मिलकर सोहो को छुपाने में उसकी मदद करे। वार्डन योंगरो और उसके सभी रूममेट से कहती भी है कि तुम लोग पहले ही इस हॉस्टल में बहुत सारी गलतियां कर चुके हो और ये तुम्हारा आखिरी चांस था जो तुम गवा चुके हो। अब पनिशमेंट के मुताबिक तुम सभी को इस हॉस्टल को छोड़कर जाना होगा। योंगरो जैसे ये बात सुनती है वो वार्डन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है। वार्डन भी उसकी बात मान लेती है और योंगरो से कहती है कि अगर तुमने सब कुछ किया है तो तुम ही इस हॉस्टल को छोड़कर जाऊंगी। वार्डन रूममेट्स को भी वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर उन्होंने इसके बाद एक भी गलती की तो उन तीनों को भी इस हॉस्टल से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। कैबिन से बाहर निकलने के बाद हायरियोंग रिसेप्शनिस्ट से लड़ने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वार्डन को सच्चाई का पता सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की वजह से पता चला है। ये दोनों हाथापाई पर भी उतर आती है, पर वार्डन जैसे ही वहाँ पर आती है हायरियोंग रिसेप्शनिस्ट को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि सोहो के पापा है और सोहो का असली नाम सोयुक है। सोहो के पापा उससे कहते भी है कि उसे किसी भी तरीके से अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा।
सोहो भी उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि वो मिशन कंप्लीट करने के बाद ही अपने घर लौटेगा। बात करने के बाद सोहो के पापा अपनी सेक्रेटरी से कहते भी है कि सेक्रेटरी ने जो नई स्पाइस की टीम साउथ कोरिया भेजी है वो टीम सोहो को मिशन अकम्प्लिश करने में मदद करेगी। सेक्रेटरी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि सोहो इस मिशन से हट जाए और नई टीम ही इस मिशन को कंप्लीट करे। सोहो के पापा अपनी सेक्रेटरी से कहते भी है कि वो उनकी नेगोशिएशन के डील के बीच ना आए। उसी शाम बीजिंग में सोहो के पापा नामतेल और चांग सू तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और साउथ के इलेक्शंस में उनकी मदद करने के लिए सोहो के पापा नामतेल और चांग सू से एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। चांग सू सोहो के पापा को समझाते हुए कहता भी है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया को दे सके, पर नामतेल चांग सू को बीच में ही रोक देता है और सोहो के पापा वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं। चांग सू नामतेल को भी समझाते हैं कि अगर हमने इतने सारे पैसे दे भी दिए तो इलेक्शंस के बाद हमारे पास में कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे और ऐसा राजा क्या काम का जिसके पास पैसा ही ना हो। तो चांग सू को समझाते हुए नामतेल उससे कहता है कि फंड्स जमा करने के लिए हम बैंक को लूटेंगे क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि तिजोरी के अंदर कितना पैसा रखा हुआ है, और अगर हमें असेंबली को जवाब देना भी पड़ा तो हम यही कहेंगे कि नेशनल सीक्रेट एजेंसी को फंड्स की जरूरत थी और इसी वजह से हमने कुछ पैसे लिए हैं। दूसरी तरफ नामतेल की गर्लफ्रेंड को यानी कि वो डॉक्टर को मिसेस चांग सू और मिसेस एन से पता चलता है कि मिसेस नामतेल को अगर अपने हस्बैंड को प्रेसिडेंट बनाना है तो उन्हें 13 वर्जिन लड़कियों की बलि देनी होंगी। हॉस्टल में योंगरो के सभी रूममेट्स उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ये पार्टी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। आखिर योंगरो के रूममेट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार जो करते थे, वो सभी लोग योंगरो से पूछते भी कि हॉस्टल से निकाले जाने के बाद योंगरो कहाँ पर रहेंगी। तो जवाब में योंगरो कहती है कि उसके पापा सियोल में ही रहते हैं, वो भी उनकी दूसरी वाइफ के साथ, तो योंगरो भी उन्हीं के घर जाकर रहेंगी। दूसरी तरफ हम सोहो को किसी न्यूमेरिकल मैसेज को डिकोड करते हुए देखते हैं। योंगरो भी भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि हॉस्टल छोड़ने से पहले बस एक बार उसे सोहो का कॉल आ जाए। अगले दिन चर्च में जैक बंदूक की नोक पर प्रोफेसर से मिलता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनका बेटा नॉर्थ कोरिया में है। जैक प्रोफेसर को इमोशनल करने के लिए उनसे ये भी कहता है कि उनके बेटे को उनकी बहुत याद आ रही है और वो अपनी मर्जी से ही एक लड़की के पीछे नॉर्थ कोरिया गया था। अब अपने बेटे के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेसर सोहो से मिलने जाते हैं। हाना प्रोफेसर का पीछा करने की कोशिश भी करती है, पर सोहो के आदमी हाना के रास्ते में एक ऐसी रुकावट डाल देते जिससे कि हाना को भी उन पर शक नहीं होता और हाना को भी ये रुकावट एक आम एक्सीडेंट ही लगने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर गुआंगती को वार्निंग देकर छोड़ देता है। हाना को भी वायर टेपिंग टीम की मदद से सिस्टम में एक बग मिलता है और वो ये क्लू ले जाकर ब्लैक टाइगर को दे देती है। प्रोफेसर जैसे ही सोहो से मिलने जाते, सोहो प्रोफेसर को उनके बेटे की एक चिट्ठी देता है, पर चिट्ठी में गोल गोल जलेबी की तरह बातें लिखी हुई थी जो कि प्रोफेसर की समझ में नहीं आती। प्रोफेसर सीधा साफ सोहो से पूछते कि उन्हें अपने बेटे को वापस साउथ में लाने के लिए क्या करना होगा। तो सोहो जवाब में कहता है कि प्रोफेसर को खुद नॉर्थ कोरिया जाना होगा ताकि वो अपने बेटे को वहाँ से सुरक्षित वापस ला सके। प्रोफेसर सोहो से पूछते भी कि असलियत में नॉर्थ कोरिया को उनसे क्या चाहिए, तो सोहो कहता है कि वो तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर आपने नॉर्थ की मांगे पूरी कर दी तो आपको और आपके बेटे को वहाँ से बाहर निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर नॉर्थ जाने के लिए मान जाते हैं और सोहो अपनी नई टीम से कहता है कि वो प्रोफेसर के साथ सोहो का रात के 10 बजे तक इंतजार करे। एक टीममेट पूछता भी है कि सोहो उनके साथ क्यों नहीं आ रहा है, तो जवाब में सोहो कहता है कि पार्टी ने उसे ऑर्डर दिया है कि उसे होसू यूनिवर्सिटी के पीछे वाले माउंटेन से कुछ पैसे और वेपन्स उठाने हैं। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सोहो के उस न्यूमेरिकल मैसेज को डिकोड करने में कामयाब होता है। वो मैसेज पूरी तरीके से डिकोड नहीं हो पाता, पर उस मैसेज में इतना तो लिखा था कि होसू यूनिवर्सिटी के पास कुछ बड़ा होने वाला है और जल्दी सब लोग नॉर्थ कोरिया लौटने वाले हैं। हॉस्टल में हाईरियोंग ने योंगरो को उसके घर छुड़वाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था ताकि वो अपने कार में योंगरो का सारा सामान सेफली उसके घर तक पहुंचा दे। जल्दी रूम में अनाउंसमेंट होती है कि योंगरो के लिए एक कॉल आया है। चंद सेकंड्स के लिए तो योंगरो को लगा था कि ये कॉल सोहो की तरफ से, पर उस बेचारी का ये सपना फोन उठाते से ही टूट जाता है क्योंकि फोन की दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ थी। मिसेस चांग सू योंगरो को डांटते हुए कहते कि अब उसे बिना कोई भी गड़बड़ करे चुपचाप घर आ जाना चाहिए और उन्होंने उसे पिकअप करने के लिए ड्राइवर भी भेजा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पिछली रात योंगरो ने सोहो को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में योंगरो ने सोहो का कॉल न आने का जिक्र किया था। दूसरी तरफ सोहो होसू यूनिवर्सिटी के पीछे वाले माउंटेन से
पैसे और वेपन्स ढूंढकर निकाल लेता है। ब्लैक टाइगर की टीम भी उसी माउंटेन की तरफ आ रही थी और ब्लैक टाइगर ने तो अपनी टीम को ये तक कह दिया था कि अगर सोहो उनकी पकड़ में न आए तो वो लोग उसे जान से भी मार सकते हैं जब वो भाग रहा हो। माउंटेन से नीचे आते वक्त सोहो को एक पेपर प्लेन दिखाई देता है। सोहो जैसे ही उस पेपर प्लेन को खोलता है उसे समझ आ जाता है कि ये पेपर प्लेन हो ना हो योंगरो ने ही बनाया है, क्योंकि इस पेपर प्लेन में सोहो के लिए मैसेज जो था योंगरो का मैसेज देख सोहो की आंखें भी नम हो जाती है। और हाँ, सोहो को ये लेटर मिलना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था। सोहो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वॉचमैन का बेटा यानी कि वो जुआरी सोहो को पीछे से टोक देता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सोहो उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, पर तभी ही उससे पुलिस के आने की आवाज आने लगती है। सोहो उस जगह से भागने की कोशिश करता है और वॉचमैन के बेटे को लग रहा था कि अभी जो माउंटेन पर लोग आए हैं वो उसी को ले जाने के लिए आए हैं। दरअसल वॉचमैन के बेटे को लग रहा था कि उसने अपनी ऑर्गन्स गिरवी रख दिए हैं, वो भी जुआ खेलने के लिए, तो वही लोग उसे ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ तक पहुंच गए हैं। वॉचमैन का बेटा भी सोहो की डायरेक्शन में ही भागने लगता है और वो दोनों ही एक सुनसान हर्ट के पास जाकर पहुंचते हैं। वॉचमैन के बेटे के पास उस हर्ट की चाबी थी, क्योंकि वो हर्ट उसके पापा का ही था। वो दोनों उस हर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर पुलिस आसपास में ही सोहो को खोजने लगती है। वॉचमैन के बेटे को सोहो पर भी शक होता है कि आखिर ये इंसान क्यों छुप रहा है। वो सोहो से इस बारे में सवाल भी करता है, पर सोहो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। तो वॉचमैन का बेटा सोहो को चाकू दिखाने लगता है। अब अपने आप को बचाने के लिए सोहो उससे चाकू छीन लेता है। खुफिया रास्ते से वॉचमैन भी उसी हर्ट में आ जाते हैं और सोहो उन दोनों बाप बेटे को बांधकर बेसमेंट के रास्ते से हॉस्टल की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ग्वांगटी भी रूममेट 1 से मिलने के लिए हॉस्टल के सामने आया हुआ था और हाईरियांग का बॉयफ्रेंड भी अपनी कार के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। ग्वांगटी रूममेट 1 के सामने ड्रामा करने लगता है कि पुलिस ने उसे कितना टॉर्चर किया और फिर भी उसने रूममेट 1 का जिक्र तक उनके सामने नहीं किया। अब हमारी भोली रूममेट 1 इसके जाल में फंस जाती है और वो इसके आंसू टिश्यू से पोंछने लगती है। पर जैसे ही ग्वांगटी देखता है कि हॉस्टल की तरफ पुलिस आ रही है, वो टिश्यू हाईरियांग की बॉयफ्रेंड की कार पर फेंक कर हॉस्टल के अंदर भाग जाता है ताकि वो पुलिस से छुप सके। बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो भी ग्वांगटी के पीछे भागने लगता है कि आखिर वो उसकी कार ऐसे कैसे गंदी कर सकता है। हाईरियांग का बॉयफ्रेंड ग्वांगटी को क्वेश्चन करने की कोशिश भी करता है, पर ग्वांगटी तो पुलिस से अपने आप को बचाने में ही लगा था। जल्दी ब्लैक टाइगर भी हॉस्टल के अंदर आ जाता है और वो बेसमेंट वाले रास्ते में सोहो को ढूंढ लेता है। उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी तगड़ी फाइट होती है जिसमें सोहो जीत जाता है और वो फ्रंट डोर से भागने की कोशिश करता है, पर जल्दी वहाँ से भी पुलिस आ जाती है। योंगरो भी सोहो को इस हालत में देख लेती है और जल्दी ब्लैक टाइगर भी सोहो के सामने आ जाता है। तो ब्लैक टाइगर से बचने के लिए सोहो योंगरो को अपनी शील्ड बना लेता है और पुलिस से कहता है कि अगर उसके 3 गिनने तक सभी पुलिस वालों ने अपनी गन नीचे नहीं रखी तो योंगरो का हश्र बुरा होगा। सोहो 3 तक गिनता है और एक गन शॉट की आवाज के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अब तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Please, if you like my videos, don't forget to share it with your friends too. Take care of yourself, guys. See you in the next episode. Bye bye.